नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क टीवी 9 में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज टॉप 9। बुलेटिन में सबसे पहले वो खबर जिसका इंतजार पूरी दुनिया को है। आज अफगानिस्तान में तालिबानी नए सरकार का ऐलान कर सकता है। तालिबान सरकार में महिलाओं से के रोल पर क्या है तालिबान की सोच और चीन कैसे कर रहा है तालिबान की मदद। साथ ही आईएस खुरासान को लेकर अमेरिका ने दिया है क्या बड़ा बयान। देखते हैं टॉप 9 तालिबानी राज में अहम खबरें। आज तालिबान नए सरकार का ऐलान करेगा। जुमे की नमाज के बाद आज अफगानिस्तान सरकार की तस्वीर साफ हो जाएगी। खबर है कि नई सरकार ईरान के तर्ज पर होगी, जिसमें शूरा परिषद सबसे ज्यादा ताकतवर होगा। अखुंज़ादा शूरा के सुप्रीम लीडर हो सकते हैं और बरादर को प्रधानमंत्री का पद मिल सकता है। कैबिनेट के जरिए शासन चलाने की व्यवस्था होगी। सूत्रों के मुताबिक तालिबान की नई सरकार में महिलाएं भी शामिल होंगी। वहीं पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई को सरकार में शामिल नहीं किया जाएगा। जो कोई भी पिछले 20 साल में अफगानिस्तान में पूर्ववर्ती सरकारों में शामिल था, उसे नए तालिबान प्रशासन में जगह नहीं मिलेगी। अफगानिस्तान के हेरात प्रांत में अपने काम करने के अधिकार को लेकर महिलाओं ने प्रदर्शन किया। महिलाओं ने शिक्षा, सुरक्षा और काम करने के अधिकार से जुड़े नारे भी लगाए। इस दौरान महिलाएं हाथों में पोस्टर और पंपलेट लेकर सड़कों पर विरोध कर रही थीं। महिलाएं 20 वर्षों में पाए अपने अधिकार को कायम रखने की मांग कर रही थीं। तालिबानी नेताओं ने सरकार के ऐलान से पहले बलूच नेताओं से मिलकर सरकार की रूपरेखा पर गहन मंथन किया है। तालिबान के राजनीतिक कार्यालय के नेताओं ने बलूच कबायली नेताओं के साथ बैठक की। बता दें कि आज तालिबान नए सरकार का ऐलान करने वाला है। उधर चीन ने फिर कहा है कि तालिबान अफगानिस्तान में सबको साथ लेकर सरकार बनाए। चीन की सरकारी समाचार एजेंसी चाइना न्यूज सर्विस के मुताबिक चीन के विदेश मंत्रालय ने तालिबान से एक समावेशी सरकार बनाने और आतंकवादी संगठनों से नाता तोड़ने के अपने अनुरोध को फिर से दोहराया है। चीन ने कहा है कि वो काबुल में चीनी दूतावास को बनाए रखेगा। चीन के उप विदेश मंत्री ने तालिबानी नेता अब्दुल सलाम हनफी के साथ फोन पर बातचीत की, जिसके बाद चीन की तरफ से आए बयान में कहा गया कि अफगानिस्तान इस क्षेत्र में सुरक्षा और विकास में अहम योगदान दे सकता है। लिहाजा अफगानिस्तान के साथ चीन के संबंध पूर्ववत मजबूत रहेंगे। दूसरी तरफ अफगानिस्तान ने भी चीन पर निर्भर होने की बात कही है। तालिबान ने कहा है कि वो फंड्स के लिए चीन पर निर्भर है, क्योंकि चीन ही उनके लिए सबसे भरोसेमंद सहयोगी है। बता दें कि कुछ दिन पहले तालिबान में नंबर 2 माने जाने वाले मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने बीजिंग का दौरा कर चीन के विदेश मंत्री से मुलाकात की थी। पहली बार तालिबान के संस्थापक मुल्ला मोहम्मद उमर के घर का वीडियो सामने आया है। तालिबान ने एक वीडियो जारी किया है, जिसमें तालिबानी नेता ने अपने संस्थापक नेता को याद किया। अमेरिका ने एक बार फिर अफगानिस्तान के लिए आईएस खुरासान को खतरनाक बताया है। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता जेन साकी ने कहा कि आईएस अफगानिस्तान में अभी पूरी तरह से सक्रिय है। साथ ही साकी ने ये माना है कि अफगानिस्तान में अभी करीब 100 अमेरिकी फंसे हैं, जिन्हें लाने के प्रयास जारी हैं। चार्टर फ्लाइट से लाने के सवाल पर साकी ने कहा कि अभी वहाँ का एयर ट्रैफिक कंट्रोल में नहीं है, लिहाजा ये संभव नहीं है। दोहा में तालिबान से क्या हुई भारत की बातचीत। भारत की बेटी हिना कब लौटेगी अफगानिस्तान से। एलओसी पर कैसे पहुंचे तालिबानी आतंकी और क्या दाने दाने को मोहताज हुए अफगानी नागरिक। देखते हैं टॉप 9 अफगानिस्तान संकट। भारतीय विदेश मंत्रालय ने तालिबान को मान्यता देने और अफगानिस्तान को लेकर अपनी बात रखी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने तालिबान से आगे की बैठकों को लेकर मीडिया से बातचीत की। बागची ने कहा कि हमारा उद्देश्य है कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधियों के लिए नहीं करने देना है। अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों के बारे में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि मौजूदा वक्त में काबुल एयरपोर्ट चालू नहीं है। एयरपोर्ट पर दोबारा परिचालन शुरू होने के बाद हम इस मुद्दे पर विचार कर पाएंगे। दोहा में भारतीय राजदूत दीपक मित्तल से तालिबान नेता के मिलने को लेकर भी बागची ने साफ किया है कि तालिबान शायद उन लोगों तक पहुंचना चाहता है जिनके अफगानिस्तान में स्टेक हैं। दूसरी तरफ अफगानिस्तान ने भी चीन पर निर्भर होने की बात कही है। तालिबान ने कहा है कि वो फंड्स के लिए चीन पर निर्भर है, क्योंकि चीन ही उनके लिए सबसे भरोसेमंद सहयोगी है। बता दें कि कुछ दिन पहले तालिबान में नंबर 2 माने जाने वाले मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने बीजिंग का दौरा कर चीन के विदेश मंत्री से मुलाकात की थी। आईएसआई ने तालिबानी आतंकवादियों को कश्मीर भेजना शुरू कर दिया है। सूत्रों की माने तो तालिबान एलओसी पर 50 आतंकी लेकर आया है। इन आतंकियों को एलओसी के पास रावलकोट में पुंछ के सामने कहूटा के पास ठहराया गया है। आने वाले दिनों में आतंकी बड़े पैमाने पर घुसपैठ की वारदातों को अंजाम दे सकते हैं। जाहिर है कि तालिबान को लेकर जो आशंका जताई जा रही थी, वो अब सही साबित होती नजर आ रही है।
उधर अफगानिस्तान में सरकार का ऐलान करने जा रहे तालिबान ने भारत के कश्मीर पर एक बार फिर बयान दिया है। तालिबानी प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने कहा कि हमारा इरादा किसी भी देश के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष करने का नहीं है, लेकिन मुसलमान होने के कारण भारतीय कश्मीर में या दुनिया में किसी भी देश में मुस्लिमों के पक्ष में आवाज उठाने का अधिकार हमारे पास है। अफगानिस्तान में आग सुलगाकर पाकिस्तान अब तमाशा देख रहा है। सीमा पर हजारों अफगान शरणार्थियों को देखते हुए पाकिस्तान ने चमन सीमा गुरुवार को बंद कर दिया, जिसके बाद यहां भगदड़ मच गई। भगदड़ में कम से कम 4 लोग मारे गए। ये बॉर्डर कांधार प्रांत के स्पिन बोल्डक को पाकिस्तान के चमन कस्बे से जोड़ता है। अफगानिस्तान से बाहर जाने के लिए हवाई मार्ग के बंद होने के बाद से हालात ज्यादा बिगड़ गए हैं। देश से बाहर निकलने की उम्मीद लिए अफगान नागरिक बड़ी संख्या में पैदल ही तुर्की, ईरान और पाकिस्तान सीमाओं का रुख कर रहे हैं, ताकि तालिबान आतंकियों की क्रूरता के डर से जिंदगी बचाई जा सके। तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान अब भुखमरी की कगार पर है। इस बाबत यूएन के एक अधिकारी ने अलर्ट किया है कि अफगानिस्तान में इस महीने के बाद जबरदस्त भुखमरी की स्थिति आ सकती है। यूएन अधिकारी ने कहा है कि जिस तरह की चुनौतियों से अभी अफगानिस्तान गुजर रहा है, उससे वहां खाने की किल्लत पैदा हो सकती है। इस बीच तालिबान ने एक पूर्व ब्रिटिश सैनिक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोप है कि बेन स्टेलर नाम का ये पूर्व ब्रिटिश सैनिक 400 अफगान नागरिकों को किसी तीसरे देश के जरिए यहाँ से निकालना चाहता था, लेकिन स्टेलर का ये मिशन उस वक्त फेल हो गया जब स्टेलर का एक कोच भगाने के प्रयास के दौरान भाग खड़ा हुआ। और बैटल ऑफ अफगान में हम आपको दिखाएंगे काबुल में किस तरह जश्न मना रहे हैं तालिबानी। पंजशीर के लड़ाकों के आगे तालिबानी बेदम। रूस ने तालिबान को क्या दी है सलाह, देखते हैं टॉप 9 बैटल ऑफ अफगान। अमेरिकी सैनिकों के जाते ही तालिबान पिछले 3 दिनों से जश्न के मोड पर है। गुरुवार को काबुल में आतंकियों ने एक सैन्य परेड का भी आयोजन किया, जिसका अफगानिस्तान के राष्ट्रीय टेलीविजन पर प्रसारण किया गया। इसमें तालिबान के आत्मघाती हमलावरों का दस्ता झंडे के साथ कदम ताल करता हुआ दिखाई दिया। इतना ही नहीं, तालिबान के कमांडो यूनिट ने हमास और ISIS के आतंकियों के जैसे मार्शल आर्ट का भी प्रदर्शन किया। परेड के दौरान तालिबानी लड़ाकुओं ने कार बम, बैरल बम और सुसाइडर वेस्ट का भी प्रदर्शन किया। आतंकियों ने गाड़ी के अंदर हजारों किलोग्राम विस्फोटक रखों से कार बम का रूप दे दिया था। वहीं खुले ट्रकों पर बैरल बम और सुसाइड वेस्ट को रखकर पूरी दुनिया को अपनी ताकत दिखाई। इतना ही नहीं, तालिबान ने कम्युनिकेशन डिवाइस, वायरलेस सेट, हैवी मशीन गन, मीडियम मशीन गन और M4 जैसे राइफल का भी प्रदर्शन किया। पंजशीर के जंग में तालिबान का साथ अलकायदा दे रहा है, ये दावा नॉर्दर्न अलायंस ने किया है। अहमद मसूद की अगुवाई वाले मोर्चे रेजिस्टेंस फोर्स ने ट्वीट किया है। अलकायदा अफगान प्रतिरोध मोर्चे के खिलाफ लड़ने के लिए तालिबान में शामिल हुआ है। अमेरिका पीछे हट गया, इतिहास खुद को दोहराता है। अफगानिस्तान में तालिबान और नॉर्दर्न अलायंस के नेता अहमद मसूद के बीच बातचीत टूटने पर पंजशीर घाटी में भीषण युद्ध जारी है। पंजशीर में मसूद समर्थकों ने तालिबान के एक टैंक को उड़ा दिया। इस हमले में 13 तालिबानी मारे गए हैं। पंजशीर घाटी अफगानिस्तान में एकमात्र ऐसी जगह है जहां पर तालिबान अभी अपना कब्जा नहीं कर पाया है। पंजशीर प्रांत में जारी जंग के बीच तालिबान ने अहमद मसूद के लड़ाकों की मांगों को खारिज कर दिया है। मसूद के लड़ाकों ने नई सरकार में 30% हिस्सेदारी, पंजशीर में बाहर से कोई तैनाती नहीं समेत 4 मांगे की थीं। पंजशीर ही अफगानिस्तान का एक ऐसा प्रांत है जिस पर तालिबान अब तक कब्जा नहीं कर पाया है। आतंकी संगठन ISIS के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका रक्षा विभाग पेंटागन तालिबान के साथ सहयोग करने के लिए तैयार है। न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से ये खबर सामने आई है। ISIS के खुरासान ग्रुप ने ही काबुल एयरपोर्ट पर आत्मघाती हमला किया था, जिसके बाद अमेरिका ने उस पर एयर स्ट्राइक की थी। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से अमेरिकी सेना के वापस जाने के बाद तालिबानी मीडिया अल हजीरा ने एयरपोर्ट का एक वीडियो जारी किया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में गाड़ियां पलटी हुई हैं। इसके अलावा सामान भी इधर उधर बिखरा पड़ा है। रूस ने तालिबान को सलाह दी है कि वो पंजशीर के साथ युद्ध जैसे हालात पैदा ना करे। रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने कहा कि रूस का तालिबान और अफगानिस्तान के राजनीतिक दलों के बीच मध्यस्थता का इरादा नहीं है। इसके साथ ही रूस ने अफगान के सभी राजनीतिक और स्थानीय समूहों से अपील की है कि वो एक समावेशी सरकार के लिए काम करें। तजाकिस्तान के राष्ट्रपति इमोमाली रहमोन ने अफगानिस्तान के पूर्व रक्षा मंत्री अहमद शाह मसूद और पूर्व राष्ट्रपति बुरहानुद्दीन रब्बानी को मरणोपरांत देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया। अहमद शाह मसूद ने पंजशीर में तालिबान के खिलाफ लड़ाई की अगुवाई की थी। फिलहाल ये काम उनके बेटे अहमद मसूद कर रहे हैं। सिद्धार्थ की अचानक मौत के पीछे आखिर क्या थी वजह? JEE मेंस परीक्षा में किसने की गड़बड़ी? सुपरटेक के अवैध निर्माण के केस में योगी ने क्यों दिखाई सख्ती? देश की अहम खबरों को जानिए टॉप 9 राष्ट्र।
मुंबई पुलिस सिद्धार्थ शुक्ला की मौत को लेकर छानबीन कर रही है, लेकिन पोस्टमार्टम के बाद जो जानकारी आई है उसके अनुसार उनके शरीर पर किसी तरह की चोट के निशान नहीं मिले हैं। 4.25 घंटे चले पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी की गई है। आज सिद्धार्थ का पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए सेलिब्रेशन क्लब में रखा जाएगा। आज ही सुबह 10 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। जाने माने टीवी कलाकार सिद्धार्थ शुक्ला की मौत के वक्त घर में उनकी मां और गर्लफ्रेंड शहनाज मौजूद थीं। 40 साल के सिद्धार्थ शुक्ला की मौत हार्ट अटैक से हो गई। सिद्धार्थ की मौत के बाद शहनाज बुरी तरह से टूट गई हैं। शहनाज ने मीडिया को बताया कि उसने मेरे हाथों में दम तोड़ा। सिद्धार्थ और शहनाज की जोड़ी बिग बॉस 13 में काफी चर्चित रही थी। सिद्धार्थ शुक्ला रात करीब 10 बजे जॉगिंग के लिए बिल्डिंग के कंपाउंड में गए थे। 10:30 बजे वापस आने और कुछ खाने के बाद असहज महसूस कर रहे थे। उनकी मां रीटा शुक्ला ने उन्हें जूस और पानी दिया और सोने के लिए कहा। सुबह करीब 3 बजे मेडिटेशन करने के बाद सिद्धार्थ की मां ने देखा कि वे सो रहे हैं, लेकिन कोई हलचल नहीं थी। 5 बजे के बाद उन्होंने उसी बिल्डिंग में रह रही अपनी बेटियों को बुलाया। सुबह करीब 7 से 8 बजे के बीच परिवार के डॉक्टर पहुँचे तो उन्होंने सिद्धार्थ को कूपर अस्पताल ले जाने की सलाह दी। करीब 10:30 बजे उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। सीबीआई ने जेईई मेंस परीक्षा में कथित हेरफेर को लेकर 19 जगहों पर छापे मारे हैं। निजी संस्थान एफिनिटी एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड और उसके निदेशकों पर गड़बड़ी का आरोप है। जांच एजेंसी ने इस संबंध में बुधवार को मामला दर्ज किया था और बृहस्पतिवार को परीक्षा खत्म होने के बाद छापेमारी की। बताया जाता है कि छापेमारी में कई संदिग्ध और आपत्तिजनक दस्तावेज मिले हैं। अनिल देशमुख मामले में गिरफ्तार वकील आनंद डागा और सब इंस्पेक्टर अभिषेक तिवारी को सीबीआई ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। कोर्ट में दोनों आरोपियों को 2 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया गया है। देशमुख के वकील आनंद डागा पर एजेंसी के जूनियर अधिकारी के जरिए जांच से जुड़े दस्तावेज लीक कराने का आरोप है। सुपरटेक अवैध निर्माण मामले में सीएम योगी ने प्राधिकरण के दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। योगी के निर्देश पर आनन फानन में एसआईटी का गठन किया गया, जिसे 1 सप्ताह में रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। ये एसआईटी 2004 से 2017 तक नोएडा प्राधिकरण में तैनात अधिकारियों की भूमिका की जाँच कर अपनी रिपोर्ट देगी, जिससे कि दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की जा सके। नागपुर की बैठक में आरएसएस ने बीजेपी सहित अपने सभी प्रमुख संगठनों को 3 सितंबर यानी आज मंथन के लिए बुलाया है। इस बैठक में 2022 में होने जा रहे उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर के चुनाव पर भी रणनीति बनेगी। इसमें बीजेपी, भारतीय मजदूर संघ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और भारतीय किसान संघ सहित संघ से जुड़े सभी संगठन सचिवों को बुलाया गया है। बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल हो सकते हैं। कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने राष्ट्रीय मुद्दों पर देशव्यापी आंदोलनों के लिए एक समिति बनाई है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह इस समिति के अध्यक्ष हैं। इस 9 सदस्यीय समिति में प्रियंका गांधी भी शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक हाल ही में सोनिया गांधी ने विपक्षी नेताओं की बैठक में प्रस्ताव दिया था कि पेगासस, कृषि कानून, महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर देशव्यापी आंदोलन की जरूरत है। भारत आज से रूस में सैन्य अभ्यास में हिस्सा लेने जा रहा है। जैपैट 2021 नाम से आयोजित हो रहे इस सैन्य अभ्यास में इंडियन आर्मी के 200 सदस्य भागीदारी कर रहे हैं। ये अभ्यास 16 सितंबर तक चलेगा। खास बात यह है कि जैपैट 2021 एक बेहद उच्च स्तर की मिलिट्री एक्सरसाइज है, जिसमें सबसे ज्यादा फोकस आतंकवाद से निपटने पर रखा गया है। इसमें यूरेशिया और साउथ एशिया के 1 दर्जन से ज्यादा देश हिस्सा ले रहे हैं। रिजर्वेशन का श्रेय लेने की मध्य प्रदेश में कैसे होड़ लगी? रावत ने क्यों कहा कि पंजाब में सब कुछ ठीक नहीं है? बिहार में सड़क पर क्यों सुनाई गई सजा? राज्यों की अहम खबर देखिए टॉप 9 देश प्रदेश में। मध्य प्रदेश में सरकारी परीक्षा और भर्तियों में ओबीसी को 27% आरक्षण देने का आदेश जारी हुआ है। यह आदेश 2019 से यानी बैकडेट से लागू होगा। जिन परीक्षाओं पर हाईकोर्ट का स्टे है, उन्हें छोड़कर सभी परीक्षाओं में आरक्षण का ये फैसला लागू किया जाएगा। शिवराज सरकार के मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर बीजेपी की सरकार ने ये ऐतिहासिक निर्णय लिया है। शिवराज सरकार पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देकर अपनी पीठ थपथपा रही है, तो कांग्रेस ने कहा है कि अन्य पिछड़ा वर्गों को 27% आरक्षण जारी रखने का फैसला कमलनाथ सरकार के सामाजिक न्याय की जीत है। कांग्रेस का कहना है कि 8 मार्च 2019 से प्रभावी से आदेश से स्पष्ट है कि कमलनाथ सरकार जिस अध्यादेश को लाई थी, उसी के तहत आरक्षण देने का फैसला शिवराज सरकार ने किया है। आखिरकार पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत ने माना है कि पार्टी में सब ठीक नहीं है। हालांकि उन्होंने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के कामों की तारीफ की है। रावत ने गुरुवार को मीडिया के सामने कहा कि मैं आपसे छिपाना नहीं चाहता, पंजाब कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है। हरीश रावत की ये टिप्पणी चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और पंजाब कांग्रेस चीफ नवजोत सिंह सिद्धू से अलग अलग मुलाकात करने के बाद आई है।
पंजाब सरकार ने गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में आज विधानसभा का 1 दिवसीय विशेष सत्र रखा है। लेकिन ये सत्र सिर्फ 1 दिन का रखे जाने पर भी विवाद बढ़ गया है। बताया जा रहा है कि सत्र के दौरान असंतुष्ट मंत्रियों और विधायकों की ओर से अविश्वास प्रस्ताव लाने की आशंका को देखते हुए ही सत्र 1 दिन के लिए बुलाया गया है। बस्तर में आयोजित बीजेपी के चिंतन शिविर के दौरान छत्तीसगढ़ की प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने विवादास्पद बयान दिया है। पुरंदेश्वरी ने क्या कहा, आप उन्हीं की ज़बानी सुन लीजिए। एक बार अगर आप पीछे मुड़कर टूटेंगे ना, उस टूट में भूपेश बघेल और उनके पूरे मंत्रिमंडल ढह जाएगी। बिहार में कानून अक्सर कुछ लोगों की मुट्ठी में दिखता है। राज्य के नालंदा जिले में 2 युवकों को रस्सी से बांधकर पीटा गया। आरोप है कि 3 अपराधी एक व्यक्ति की हत्या के लिए पहुंचे थे, जहां 2 को रंगे हाथों पकड़ लिया गया, जबकि एक पिस्तौल लहराते हुए भाग निकला। ग्रामीणों ने दोनों युवकों को पकड़कर रस्सी से बांधा और उनकी पिटाई की। एक रिटायर्ड फौजी ने अपने बेटे के ससुराल वालों को गोली से उड़ा दिया, जिससे 2 की मौत हो गई। बहू के मायके के लोग पंचायत की बातचीत करने के लिए पहुंचे थे, तभी फौजी ने अपनी लाइसेंसी राइफल से बहू के परिवार के 2 लोगों को गोली मार दी। फौजी की लड़की की शादी 2020 में हुई थी, तभी से विवाद चल रहा था। पुलिस ने रिटायर्ड फौजी, उसकी पत्नी और बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। लगातार बारिश से हैदराबाद शहर के कई हिस्सों में पानी भर गया है। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि प्रशासन और डिजास्टर मैनेजमेंट विभाग ने लोगों को हिदायत दी है कि वे घरों से बाहर ना निकलें। पूरे दिन हुई बारिश का असर ट्रैफिक पर भी पड़ा। कई इलाकों में घंटों जाम लगा रहा। स्थिति अभी भी सामान्य नहीं हुई है। महाकाल के भक्तों के लिए अच्छी खबर है। अगले सप्ताह से श्रद्धालु 50% की क्षमता के साथ भस्म आरती में शामिल हो सकेंगे। महाकाल के दरबार में बीते 1 साल 5 महीने से श्रद्धालुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध है। इसके साथ ही अब VIP श्रद्धालुओं को मंदिर में दर्शन के लिए 100 रुपए चुकाने होंगे। हालांकि अभी नंदी हॉल पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। मध्य प्रदेश सरकार ने मां या पिता को खोने वाले बच्चों की मदद की नीति क्यों बदली? किस राज्य में 1 महीने में नहीं हुई कोरोना से एक भी मौत? किन किन राज्यों में 100% लोगों को लग गई वैक्सीन की कम से कम 1 डोज? कोरोना से जुड़ी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 कोरोना से जानें। देश में एक बार फिर 24 घंटे में 45,000 से ज्यादा नए केस आए हैं। वहीं इस दौरान कोरोना संक्रमण ने 355 लोगों की जान ले ली। एक दिन में रिकवर होने वालों की संख्या 34,000 से ज्यादा रही। देश में इस वक्त 3,93,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। कोरोना संक्रमण के मोर्चे पर केरल लगातार परेशानी का सबब बना है। राज्य में 24 घंटे में 32,097 नए मामले आए हैं। एक दिन में केरल में 188 लोगों की जान महामारी ने ले ली। इस वक्त अकेले केरल में कोरोना की 2,40,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। कोरोना के मोर्चे पर राहत की बात यह है कि यूपी और दिल्ली में हालात लगातार नियंत्रण में हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में सिर्फ 39 केस आए तो यूपी में 35। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना से किसी की मौत नहीं हुई। यूपी में एक्टिव केस करीब 250 हैं तो दिल्ली में तकरीबन 350। पश्चिम बंगाल के वीरभूम में वैक्सीनेशन के दौरान हंगामा खड़ा हो गया। ये हंगामा राजगांव के प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर हुआ। लोगों ने आरोप लगाया है कि सेंटर पर वैक्सीनेशन के लिए भारी भीड़ जमा हो गई, लेकिन इंतजाम नाकाफी थे। सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के साथ दादरा और नगर हवेली ने वैक्सीनेशन के मोर्चे पर रिकॉर्ड कायम किया है। इन तीनों ने 18+ की आबादी के 100% लोगों को वैक्सीन की कम से कम 1 डोज लगा दी है। यही नहीं, सिक्किम ने तो अपनी आबादी के 36% लोगों को वैक्सीन की 2 डोज दे दी है, जबकि हिमाचल में 32% लोग 2 डोज ले चुके हैं। देश के बड़े राज्यों में राजस्थान कोरोना कंट्रोल करने के मामले में काफी अव्वल रहा है। इस वक्त राज्य में सिर्फ 84 एक्टिव केस हैं, जो कि पूरे देश में किसी भी राज्य के मुकाबले सबसे कम है। यही नहीं, पिछले 1 महीने से राजस्थान में कोरोना से किसी की मौत भी नहीं हुई है। राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर इस पर खुशी जाहिर की है। देश में अभी भी 42 जिले ऐसे हैं जहां कोरोना के रोजाना 100 से ज्यादा नए केस सामने आ रहे हैं। इस बात की जानकारी देते हुए केंद्रीय हेल्थ सेक्रेटरी राजेश भूषण ने कहा कि देश भर में पिछले हफ्ते रिपोर्ट हुए कोरोना वायरस के 69% मामले अकेले एक राज्य केरल से हैं। स्वास्थ्य सचिव ने ये भी कहा कि दूसरी वेव अभी भी खत्म नहीं हुई है। हालांकि ये लगातार 9वां सप्ताह है जब देश में वीकली पॉजिटिविटी रेट 3% से कम रहा है। वहीं देश के 38 जिलों में वीकली पॉजिटिविटी रेट 5 से 10% के बीच है। पंजाब सरकार ने कोविड को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। पंजाब में बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों को RT-PCR की 72 घंटे के भीतर की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। ये नियम हवाई माध्यम से आने वाले लोगों के साथ साथ सड़क के रास्ते आने वालों पर भी लागू होगा। इस नियम से सिर्फ उन्हें छूट मिलेगी जिन्होंने वैक्सीन की 2 डोज ले ली है। ये नई गाइडलाइन फिलहाल 15 सितम्बर तक प्रभावी रहेगी।
मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना की वजह से माता पिता को खोने वाले बच्चों की सहायता के नियम में बदलाव कर दिए हैं। अब सिर्फ वैसे बच्चों को सरकारी आर्थिक सहायता दी जाएगी जिन्होंने अपने माता पिता दोनों को खो दिया है। वहीं मुख्यमंत्री ने जब 13 मई को इस योजना का ऐलान किया था तो उस समय कहा गया था कि जिन बच्चों के माता या पिता का देहांत कोरोना की वजह से हुआ है उन्हें आर्थिक सहायता दी जाएगी। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।